नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज की अपनी इस पार्ट 2 की क्लास में। पार्ट जो अपना फर्स्ट था, उस पार्ट फर्स्ट के अंदर आगामी तृतीय श्रेणी अध्यापक मुख्य परीक्षा 2026 के तहत शैक्षिक परिदृश्य का जो टॉपिक हमने पढ़ा, जो था आरटी 2009 पार्ट फर्स्ट। और आज की अपनी जो क्लास रहेगी, इसके अंदर अपने इसके अंदर पार्ट 2 को लिया है। उम्मीद करेंगे ये क्लास भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होगी। तो पार्ट जो फर्स्ट था, उसके अंदर अपनी जो संपूर्ण जो धाराएं थी, 39 जो धाराएं थी, उनको अपने ट्रिक मैंने बताई थी। उसके बारे में कॉन्सेप्ट हमने पढ़े थे। 17 धारा आपने पढ़ ली, 17 खतरा, 17 खतरा आपने पढ़ ली थी, जो ट्रिक आपके साथ थी। और अब इसके बाद हम पढ़ेंगे धारा जो 18 है उसके बारे में। तो शैक्षिक परिदृश्य की जो ये क्लास है, धारा जो 18 है ये पढ़ेंगे। धारा 17 आपने पढ़ ली थी, 17 की बात करेंगे। 17 जैसे यहां पढ़ेंगे, बच्चों को कोई खतरा नहीं। 17 तो बच्चों को कोई खतरा नहीं, यानी कि खतरा कैसे होता है बच्चों को? अक्सर मारपीट, उत्पीड़न, शारीरिक उत्पीड़न से होता है। तो बच्चे को दंड, शारीरिक उत्पीड़न, मारपीट वो नहीं किया जाएगा। इसका क्या है प्रतिषेध है, वो किस धारा के अंदर? धारा 17 के अंदर। और अब इसके बाद बात करेंगे धारा जो 18 है। 18 साल के बाद मैंने बताया था कि 18 साल के बाद जैसे आप उम्र पूरी करते हो, आपको मंजूरी मिल जाती है, आपको मान्यता मिल जाती है वोट देने की। 18 साल पूरा करते ही आपको मान्यता मिल जाती है। तो यहाँ पे मान्यता जो प्राप्त है, प्रमाण पत्र है, उसकी जानकारी पढ़ेंगे। क्योंकि यह कानून लागू होने के बाद में कोई भी नया स्कूल बिना सरकार की पूर्व अनुमति और प्रमाण पत्र के नहीं खोला जा सकेगा। वर्तमान में स्थापित प्रत्येक स्कूल को सरकार से प्रमाण पत्र लेना ही होगा, सरकार से मान्यता लेनी ही होगी। वो धारा 18 के अंदर पढ़ लेंगे। लेकिन इसकी धारा 18 की एक धारा उपधारा 1 है, उसमें क्या है? उपधारा 1 के अधिकारी किसी तय प्रारूप, तय अवधि, किसी तरीके या तय शर्तों के अधीन स्कूल खोलने के लिए अनुमति प्रमाण पत्र जारी करेगा। परंतु किसी विद्यालय को तब तक मान्यता या अनुमति नहीं मिलेगी जब तक कि धारा 19 में एक स्कूल के लिए तय किए गए मानदंड को पूर्ण नहीं करता। तो 19 में क्या है? विद्यालय के मान और मानक जो मापदंड है, मानदंड है, उनकी जानकारी है। और मान्यता की शर्तों के उल्लंघन पर तय अधिकृत अधिकारी एक लिखित आदेश के द्वारा स्कूल की मान्यता को वापस ले लेगा। परंतु ऐसे आदेश में लिखा जाना आवश्यक है कि जिस विद्यालय की मान्यता समाप्त हो गई है, उसके आसपास मान्यता प्राप्त स्कूल कौन से हैं जहां इस स्कूल के बच्चे को प्रवेश दिया जा सकता है। किसी स्कूल की मान्यता वापस ले ली है, तो आसपास स्कूल जो कौन सा है जहां पे बच्चे को प्रवेश दिया जा सके, वो भी यहाँ पे देखना पड़ेगा। और मान्यता समाप्त करने से पूर्व उस विद्यालय को सुनवाई का अवसर भी दिया जाएगा। नेक्स्ट, उपधारा 3 के अंतर्गत कोई विद्यालय मान्यता समाप्त होने की तारीख से कार्य नहीं रख सकेगा। कोई व्यक्ति जो मान्यता प्राप्त लिए बिना कोई विद्यालय स्थापित करता है, जिसने कोई मान्यता नहीं ली है, या मान्यता समाप्त किए जाने के बाद भी स्कूल चलाता है, तो उसे 1 लाख रुपए तक का जुर्माना अदा करना होगा। ठीक है। और उसके बाद जितने दिन स्कूल चलता है, उतने दिन, प्रत्येक दिन के हिसाब से 10,000 रुपए का जुर्माना भी उसको दे करना पड़ेगा। नेक्स्ट, धारा जो 19 है, उसमें क्या है? विद्यालय के मान और मानकों का मानदंड जो दे रखे हैं, मापदंड दे रखे हैं, कौन कौन से हैं? तो 19 में 19 नए मानक मैंने ट्रिक बताई थी, यहां पढ़ेंगे। 19 के अंदर क्या है? नए और पुराने स्कूल की धारा 18 के अंतर्गत तय मापदंड पूरे ना करने पर मान्यता नहीं दी जाएगी। तो मानदंडों का उल्लेख है। और इस कानून के लागू होने से पहले स्थापित ऐसे स्कूल जो मान्यता प्राप्त होने के तय समय मापदंड पूरे नहीं करते, उन्हें अपने खर्च के ऊपर 3 वर्ष के भीतर मापदंड पूरे करने होंगे। तो 3 साल के भीतर उनको मापदंड पूरे भी करने पड़ेंगे। और यदि कोई विद्यालय उपधारा 2 के अकॉर्डिंग तय अवधि के भीतर विद्यालय के मान और मानक को पूरा करने में असफल रहता है, तो धारा 18 की उपधारा 1 के तहत अधिकारी ऐसे विद्यालय को जारी की गई मान्यता उपधारा 3 के तहत तरीके से वापस ले लेगा। कोई भी स्कूल तय अवधि में मापदंड पूरे नहीं करता तो मान्यता समाप्त हो जाएगी और उसके बाद वह कार्य नहीं कर सकेगा। मान्यता समाप्त किए जाने के बाद यदि कोई विद्यालय कार्य जारी रखता है तो उसके ऊपर 1 लाख रुपए का जुर्माना होगा। और उसके पश्चात कार्य करने की कुल अवधि तक, जो मैंने पीछे बता दिया, 10,000 रुपए का जुर्माना प्रत्येक दिन के हिसाब से वो तय होगा। धारा जो 20 है, इसमें क्या है? अनुसूची का जो संशोधन करने की शक्ति है केंद्र के द्वारा। तो केंद्र सरकार के द्वारा एक लिखित अधिसूचना के द्वारा संशोधन करके किसी मान या मानक को अनुसूची में जोड़ा जा सकता है या हटाया जा सकता है। तो इसमें क्या है? अनुसूची का संशोधन करने की शक्ति है वो किसके अंदर? धारा 20 के अंदर है। 21, 22, 23 इंपोर्टेंट है। मैंने ट्रिक बताई थी 21 की, 22 की और 23 की मैंने ट्रिक बताई थी। तो दोनों में कॉमन वर्ड काटेंगे, 2 2 2।
संस्था प्रदान किएगा। मैं अकेला क्या करूंगा, मुझे क्या है, एक इकाई की जरूरत है, हम मिलकर के विद्यालय का प्रबंधन करेंगे, मिलकर के। तो मिलकर के प्रबंधन यानी कि एसएमसी का गठन यहाँ पे आ जाएगा। दो और दो मिलकर चार होते हैं, हम दो हमारे दो, दो और दो मिलकर के हम क्या करेंगे, विकास करेंगे। मेरे दो हाथ आपके दो हाथ, दो दो हाथ करके हम स्कूल का विकास करेंगे। तो विद्यालय का विकास पढ़ेंगे, वो धारा 22 के अंदर है। और 23 में 3 आ रहा है, अहत शिक्षकों के लिए अहर्ता पढ़ेंगे, वो 23 के अंदर आ जाएगी। तो ये ट्रिक मैंने बताई थी, यहाँ पे पढ़ेंगे। तो धारा जो 21 है बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें क्या है, विद्यालय प्रबंधन समिति का जो उल्लेख पढ़ेंगे, ये सबसे खास टॉपिक है, आपके सिलेबस में दे भी रखा है। तो कि निजी स्कूल के अलावा सरकारी स्कूल, सहायता या अनुदान प्राप्त स्कूल या खास विद्यालयों में एक विद्यालय प्रबंधन कमेटी का गठन आवश्यक रूप से किया जाएगा। परंतु इस कमेटी में आवश्यक रूप से कम 3/4 सदस्य बच्चों के माता पिता या फिर संरक्षकों में से होंगे, जो मैंने पीछे करवा रखा है। इसमें कमजोर या फिर पिछड़ा वर्ग के बच्चों को माता पिता या संरक्षकों को भागीदार उस वर्ग के बच्चों की संख्या के अनुपात में होगी। विद्यालय प्रबंधन कमेटी में आवश्यक रूप से 50% महिला सदस्य होगी। ये सबसे अच्छा खास प्रश्न यहाँ से बन सकता है। विद्यालय प्रबंधन कमेटी की निम्न शर्तों का पालन करेगी, मैंने पीछे करवा रखा है इसके बारे में। अब देखिए धारा जो 22 पढ़ेंगे, उसमें क्या दो दो मिलकर के विद्यालय का विकास करेंगे। तो विद्यालय के विकास की योजना है। धारा 21 की उपधारा 1 के तहत गठित विद्यालय प्रबंधन कमेटी विद्यालय के लिए एक विकास योजना तैयार करेगी। धारा 22 की उपधारा 1 के तहत तैयार की गई योजना सरकार के द्वारा बनाई गई जो योजना है और अनुदान वितरण का आधार बनेगी। जो धारा 23 है, इसमें क्या है, 23 में पढ़ेंगे शिक्षकों की जो नियुक्ति के लिए जो अहर्ताएं हैं और सेवाओं के निवर्धन और शर्तें जो रखी है उसका उल्लेख है। तो कोई व्यक्ति जिसके पास केंद्र सरकार के द्वारा घोषित शिक्षा अधिकारी के द्वारा तय की गई न्यूनतम योग्यताएं अहर्ताएं हैं, तो शिक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र होगा। यदि किसी राज्य में अध्यापक शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण देने वाली प्राप्त संस्था या उपधारा 1 के तहत चाहे गए उपयुक्त शिक्षक पर्याप्त संख्या में नहीं है, तो केंद्र सरकार एक लिखित सूचना जारी करेगा और शिक्षक भर्ती के लिए न्यूनतम अहर्ताओं में अधिकतम 5 वर्ष के लिए वो क्या है, उनको छूट भी या स्थिरता भी प्रदान कर सकती है। यदि वर्तमान में ऐसे शिक्षक हैं तो तय मापदंड के अकॉर्डिंग योग्यता पूरी नहीं करते, तो उन्हें यह कानून लागू होने के 5 वर्ष के भीतर निर्धारित जो योग्यता दे रखी है, जो क्राइटेरिया दे रखा है, उसको पूरा करना पड़ेगा। अवधि कितनी है, 5 सालों की। और नोट, भारत सरकार के आदेश 17 अक्टूबर 2017 के अकॉर्डिंग 5 वर्ष के स्थान पे अब कितना पढ़ा जाए, 9 वर्ष पढ़ा जाए। ये चेंजेस हुआ है। तो पहले 5 साल था, लेकिन भारत सरकार ने एक आदेश जारी किया 17 अक्टूबर 2017 को 17 अक्टूबर 2017 को, जिसमें क्या है 5 वर्ष की जगह पे अब 9 वर्ष पढ़ा जाए। और शिक्षकों को दिए जाने वाले भत्ते और जो भत्ते हैं वो सेवा नियम और शर्तें समुचित सरकार के द्वारा तय की जाएगी। शिक्षक की नियुक्ति की योग्यता केंद्र सरकार के द्वारा घोषित प्राधिकारी के द्वारा की जाएगी। और नोट, 23 अगस्त 2010 को केंद्र सरकार ने इस धारा के अधीन NCTE नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन की शैक्षणिक प्राधिकारी वो घोषित किया है। धारा जो 24 है, धारा 24 शिक्षकों के 24 शिक्षकों के कर्तव्य पढ़े, आपने ट्रिक पढ़ी थी। तो शिक्षकों के जो कर्तव्य है, शिक्षकों की शिकायतों को दूर करना है। धारा 23 के दिन नियुक्त शिक्षक निम्नलिखित कर्तव्यों का पालन करेगा। विद्यालय में उपस्थित होने में रूटीन है, समय पे आना। ख में क्या, पाठ्यक्रम संचालित करना, उसको कंप्लीट करना। ग में क्या है, निर्धारित समय के अंदर पाठ्यक्रम को पूरा करना। और घ में क्या है, प्रत्येक बच्चे के पहले स्तर और गणित को जांचना और उसके आधार के ऊपर है शिक्षक योजना तैयार करके पढ़ाना। यदि आवश्यक हो तो अतिरिक्त एक्स्ट्रा क्लासें भी लेना। नेक्स्ट, माता पिता या अभिभावकों को बच्चों की उपस्थिति, ठहराव, नियमितता, शैक्षिक स्तर के बारे में उनको अवगत कराना, PTM के माध्यम से अवगत कराना। और सरकार के द्वारा जो अन्य शैक्षिक कार्य दे रखे उसको कंप्लीट करना। धारा 24 की उपधारा 1 में कहे गए कार्य न करने पर शिक्षक के ऊपर कार्यवाही की जाएगी, परंतु कार्रवाई से पूर्व शिक्षक या शिक्षिका को सुनवाई का अवसर भी दिया जाएगा। शिक्षक की समस्याओं को तय विधि से दूर किया जाएगा। आगे क्या है, छात्र शिक्षक अनुपात 25% मैंने ट्रिक बताई थी, 25% छात्र शिक्षक का जो अनुपात है वो है। तो इस अधिनियम के पारित होने के 6 माह के भीतर अनुसूची में तय किए गए छात्र शिक्षक अनुपात बनाया जाएगा। नोट, 2012 में इस अधिनियम में संशोधन करके द्वारा छात्र शिक्षक अनुपात तय करने की न्यूनतम सीमा अब कितनी कर दी है, 3 वर्ष कर दी है। ध्यान दे लेना, छात्र शिक्षक अनुपात की जो तय करने की सीमा है वो न्यूनतम कितनी कर, 3 साल कर दी है। और 2 पढ़ेंगे, उपरोक्त उपधारा 1 की पालना करने हेतु शिक्षकों को किसी ऐसे स्कूल में नहीं लगाया जा सकता जहां पर छात्र शिक्षक अनुपात ठीक नहीं है।
उन शिक्षकों को धारा 27 के अंतर्गत तय किए गए कार्यों के अतिरिक्त कोई अन्य गैर शैक्षणिक काम में भी नहीं लगाया जाएगा। आगे चलेंगे, शिक्षकों की नियुक्तियों को भरा जाना। 26 लगाएंगे भरेंगे, 26 लगा के भरेंगे, 26 में 26 लगाएंगे भरेंगे। तो सरकार के द्वारा स्थापित या सहायता प्राप्त विद्यालयों में कुल स्वीकृत पदों में से 10% से ज्यादा पद है वो रिक्त नहीं किए जा सकते। तो 10% ज्यादा पद है वो रिक्त नहीं रखे जा सकते। धारा 27 पढ़ेंगे संताप, धारा 27 पढ़ेंगे संताप कह सकते हैं, सताया नहीं जाएगा। जो टीचर्स है उनको गैर शैक्षणिक काम के अंदर है, सताया नहीं जाएगा, गैर शैक्षणिक काम के अंदर उनको लगाया नहीं जाएगा। किसी भी शिक्षक को 10 वर्षीय जनगणना, एक आपदा के अंदर, एक राहत कार्य और एक पंचायती राज संस्थाओं, स्थानीय निकायों के विधानमंडल या विधानसभा या संसदीय चुनावों से जुड़े हुए कार्यों के अलावा कोई अन्य कार्य नहीं दिया जाएगा। ठीक है। और धारा जो 28 है इसमें क्या है, शिक्षक के द्वारा प्राइवेट ट्यूशन के ऊपर रोक है। तो जो भी टीचर्स जो प्राइवेट, जैसे 10th क्लास का टीचर है तो वो 10th क्लास स्कूल के बच्चों को ही आगे मान लो ट्यूशन पढ़ा रहा है, 10th के बच्चों को, मान लो इंग्लिश का टीचर है तो 10th क्लास के बच्चों को इंग्लिश की एक्स्ट्रा ट्यूशन लगा रहा है, उनसे फीस ले रहा है, उसी क्लास का सब्जेक्ट, उसी सब्जेक्ट का जो टीचर है, तो वहां पे क्या वो उसके ऊपर बैन किया गया है कि वो जो टीचर है वो प्राइवेट ट्यूशन या प्राइवेट शिक्षण क्रियाकलाप के अंदर स्वयं को नहीं लगाएगा या लगाएगी। धारा 28। अब पढ़ेंगे अध्याय 5 में प्रारंभिक शिक्षा का पाठ्यक्रम और उसका पूरा किया जाना। सबसे पहले धारा जो 29 है उसमें क्या है, पाठ्यक्रम और मूल्यांकन की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। एक में प्रारंभिक शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम और उसकी मूल्यांकन प्रक्रिया सरकार के द्वारा लिखित सूचना के तय किए गए जाने वाले शैक्षिक अधिकारी या संस्था के निर्देशन में तैयार होगी। और नोट, राजस्थान में ऐसे शैक्षिक प्राधिकारी संस्था का नाम RSCERT यानी कि SIERT उदयपुर है। धारा जो 30 है इसमें परीक्षा और समापन प्रमाण पत्र है। तो प्रारंभिक शिक्षा यानी कक्षा 8 पूरी करने तक किसी भी बालक को बोर्ड परीक्षा में बैठना कोई आवश्यक नहीं होगा और बच्चों के कक्षा 8 तक की शिक्षा पूरी करने का प्रमाण पत्र दिया जाए जो कि सरकार के द्वारा तय किया जाएगा। 31 धारा 31 अध्याय 6 में बालकों के अधिकारों का संरक्षण है। धारा 31 बालकों की शिक्षा के अधिकार को क्या करना, मॉनिटर करना है, शिक्षा के अधिकार को मॉनिटर करना है। अध्याय 6 आ जाएगा। धारा 31 के अंदर पढ़ेंगे बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 की धारा 3 के अधीन राष्ट्रीय स्तर के ऊपर गठित राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग के द्वारा धारा 17 के अधीन राज्य स्तर के ऊपर गठित राज्य बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम के अंतर्गत किए गए काम के अतिरिक्त निम्न कार्यों का भी पालन करेगा। काम कौन कौन से हैं, इस अधिनियम के द्वारा उसके अधीन तय किए गए अधिकारों की रक्षा के उपायों की परीक्षा और पुनः अवलोकन करना और उनके प्रभावी कार्यान्वयन के उपायों का प्रक्रियाओं की सिफारिश करना। निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के बालक के अधिकार से संबंधित किसी विषय में जांच करते समय वह शक्तियां होगी जो उक्त बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम की धारा 14 और धारा 24 के अधीन उन्हें समुद्देशित की गई। जहां किसी भी राज्य में राज्य बालक अधिकार संरक्षण आयोग गठित नहीं है किया गया है वहां सरकार प्राधिकरण का गठन भी करेगी। अब धारा 32 क्या है, शिकायतों को दूर करना। धारा 32 में क्या, शिकायतों दूर करना। धारा 31 में शामिल किसी बात के होते हुए भी यानी ऐसे आयोग के होते हुए भी कोई व्यक्ति जिसे इस अधिनियम के अधीन किसी बालक के अधिकार के संबंध में कोई शिकायत है ना, तो स्थानीय अधिकारिता रखने वाले स्थानीय अधिकारी या संस्था को शिकायत कर सकेगा। एक बात और, इसे 2 नंबर पॉइंट देखेंगे तो उपयुक्त लिखी गई उपधारा 1 के अधीन शिकायत प्राप्त होने के पश्चात स्थानीय जो प्राधिकारी संबंधित पक्षकारों को सुनने वाले यानी कि कार्यकरण के आधार पर अवसर प्रदान करने के पश्चात मामले का 3 मास की अवधि के भीतर है वो निपटारा भी कर सकेगा। और इसके बाद हम पढ़ेंगे 3 नंबर पॉइंट, स्थानीय प्राधिकारी के द्वारा तय किए गए निर्णय से असहमति रखने वाला व्यक्ति बालक अधिकारों के संरक्षण के लिए राज्य आयोग को या धारा 31 की उपधारा 3 के तहत तयशुदा सक्षम अधिकारी के समक्ष अपील कर सकेगा। नंबर 4 पॉइंट पढ़ेंगे, उपधारा 3 के अधीन की गई अपील पर सुनवाई बालक अधिकारों के संरक्षण के लिए राज्य आयोग या यथास्थिति धारा 31 की उपधारा 3 के अधीन तय सक्षम अधिकारी के द्वारा तय की जाएगी, जैसा कि धारा 31 की उपधारा 1 के खंड ग के अधीन लिखा गया है। और अब इसके पश्चात धारा जो 33 हम पढ़ेंगे, इसमें क्या है, राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का गठन। आपने पढ़ा धारा जो 33 और धारा 34।
धारा 33, धारा 34। धारा 33 में पढ़ेंगे राष्ट्रीय सलाहकार परिषद जो भारत के अंदर है। 34 पढ़ेंगे राज्य सलाहकार परिषद, राजस्थान की बात कर लेते हैं। धारा 33 के अंदर क्या है, राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का गठन होगा। केंद्र सरकार एक अधिसूचना के द्वारा राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का गठन करेगी और इस परिषद में अधिकतम कितने मेंबर होंगे, 15 मेंबर होंगे। इनका चयन ऐसे व्यक्तियों में से होगा जो कि प्रारंभिक शिक्षा और बालक के विकास के क्षेत्र में अच्छे जानकार होंगे तथा इन क्षेत्रों का उनको व्यवहारिक अनुभव भी होगा। धारा 34 में क्या है, राज्य सलाहकार परिषद का गठन होगा और इसकी बात करेंगे तो इसके अंदर भी कुल कितने मेंबर होंगे, 15 मेंबर होंगे। तो सेम बातें आ जाएगी, ये राज्य के अंदर बनेगा। धारा 35 अध्याय जो 7 है प्रकीर्ण अन्य मुख्य बातें पढ़ेंगे धारा 35 में। इनको क्या है, 35 के ज्यादा 3 5 ना कर, ज्यादा 3 और 5 ना कर, यानी कि ज्यादा निर्देश ना दे, ज्यादा 3 5 ना के ज्यादा निर्देश ना दे। तो उनको पढ़ेंगे निर्देश जारी करने की शक्ति। तो केंद्र सरकार यथास्थिति राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकारी के लिए ऐसे मार्गदर्शक सिद्धांत जारी कर सकेगी जो वह इस अधिनियम के उपबंधों के कार्यान्वयन के लिए ठीक समझे। तो ये 3 5 पढ़ेंगे, निर्देश जारी करने की शक्ति। और धारा 36 पढ़ेंगे तो देखो 36 के 36 गुण मिल जाते हैं तो विवाह की मंजूरी मिल जाती है, विवाह की मंजूरी मिल जाती है। धारा 13 की उपधारा 2 के तहत जो कि फीस लेने व परीक्षा लेने वह प्रवेश लेने पर जुर्माना लगाने से संबंधित है। धारा 18 की उपधारा 5 जो कि बिना मान्यता के विद्यालय चलाने के ऊपर जुर्माना लगाने से है। और धारा 19 की उपधारा 5 जो कि मान्यता समाप्त किए जाने के बाद विद्यालय रन हो रहा है तो उसके ऊपर जुर्माना लगाते हैं, जैसे पर डे का कितना हो गया, 10,000 हो गया। तो उनके अधीन कोई कार्यवाही जब तक नहीं की तब तक नहीं किया जा सकती जब तक कि सरकार के द्वारा तय सक्षम अधिकारी से इसकी पूर्व अनुमति ना ली जाए। ठीक है, तीनों में जुर्माने के अंदर आ जाएगा। धारा जो 37 पढ़ेंगे, 37 संपत्ति, 37 पढ़ेंगे तो संपत्ति पढ़ेंगे। यहां आपने पढ़ा 7 मैंने पढ़ाया आपको, 17 बताया आपको, 27 बताया और 37 बताया। तो 7 पढ़ेंगे केंद्र और राज्य का जो साझेदारी पढ़ेंगे वित्तीय, वो 7 धारा 7 के अंदर है। 17 में बच्चों को खतरा नहीं बताया, उत्पीड़न है मानसिक बच्चे को शारीरिक नहीं दिया जाएगा, दंड दिया जाएगा। 27 की पढ़ेंगे शिक्षक को सताया नहीं जाएगा, शिक्षक को गैर शैक्षणिक कार्यों में नहीं लगाया जाएगा। और धारा 37 पढ़ेंगे तो संपत्ति पढ़ेंगे, इसको आप इस ट्रिक से जोड़ सकते हो, सद्भावना की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण है। यानी कि इस कानून के प्रावधान को लागू करने की सदस्यता के परिप्रेक्ष्य के लिए किए गए किसी निर्णय हेतु केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय प्राधिकारी, केंद्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग, विद्यालय प्रबंधन कमेटी या अन्य व्यक्ति के विरुद्ध न्यायालय में कोई वाद दायर नहीं किया जा सकता। धारा 38 पढ़ेंगे, 38 में समुचित सरकार की नियम बनाने की शक्ति है। राज्य सरकार इस अधिनियम के उपबंधों के कार्यान्वयन के लिए नियम एक अधिसूचना जारी कर सकेगी। और अब पढ़ेंगे धारा 39। धारा जो 39 है इसमें क्या है, धारा 39 में कठिनाइयों को दूर करना, कठिनाइयों को दूर करने की केंद्र सरकार की शक्ति का उल्लेख है। 2012 में इस अधिनियम में संशोधन के द्वारा धारा 39 एक नई प्रावधान इसमें जोड़ा गया है जिसमें क्या है, कठिनाइयों को दूर करने की केंद्र सरकार की शक्ति का उल्लेख किया गया है। तो ये नई जोड़ी गई है, धारा 39 नई जोड़ी गई है 2012 में। तो इसमें क्या है, केंद्र सरकार कठिनाइयों को दूर करने की केंद्र सरकार की शक्ति का उल्लेख किया गया है। और सबसे खास प्रश्न जो यहां से डेफिनेटली आपके प्रश्न आने के पूरे चांसेस बनेंगे, यानी कि अनुसूची की बात करेंगे, विद्यालय के मान और मानक जिसके बारे में आपने धारा 19 में पढ़ा था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। शिक्षकों की संख्या पहली कक्षा से 5वीं, तो प्राइमरी के लिए पढ़ेंगे शिक्षकों की जो संख्या है, छात्र शिक्षक जो अनुपात है उसके बारे में जानकारी। तो मान और मानक है, देखो प्रवेश किए गए बालक अगर 60 तक है, प्रवेश किए गए जो बच्चे हैं, मतलब एक बच्चे से लेकर के 60 तक जो बच्चे हैं स्कूल के अंदर, तो उनके लिए टीचर की संख्या कितनी होगी, 2 होगी। तो 60 के लिए पढ़ेंगे 2 टीचर्स होंगे यहाँ पे। और अगर बच्चा 61 से लेकर के 90 तक बच्चों की संख्या होती है, प्रवेश किए गए बालक अगर 61 से लेकर के 90 तक बच्चों की संख्या होती है तो टीचर्स कितने आ जाएंगे, 3 बच्चे इनके ऊपर, सॉरी 3 टीचर इनके ऊपर होंगे। अगर 91 से लेकर के 120 तक के बच्चे स्कूल के अंदर है तो उनके ऊपर शिक्षकों की संख्या कितनी होगी, 4 टीचर होंगे। और 121 से लेकर के 200 अगर स्टूडेंट है तो टीचर कितने पढ़ेंगे, 5 पढ़ेंगे। और 150 से बच्चों की संख्या अधिक है, 150 प्लस बच्चे हैं ना, तो वहां पर 5 तो टीचर होंगे और एक क्या होगा, वहां पे हेड मास्टर होगा। 5 + 1 यानी कि हेड मास्टर होगा, इंपोर्टेंट है। तो 150 बच्चों के लिए 5 + 1 यानी कि 1 तो हेडमास्टर है, 5 वहां पे टीचर्स होंगे। और 200 से अधिक है बच्चों की संख्या, 200 से अधिक है बच्चों की संख्या, तो वहां पे छात्र शिक्षक अनुपात की बात करेंगे 40:1 से अधिक
नहीं होगा प्रधानाध्यापक को छोड़ करके। प्रधानाध्यापक को छोड़ करके जो रेशो रहेगा वो कितना रहेगा, 40:1 का रहेगा। ये देख लेना, इंपॉर्टेंट है भाई, वेरी वेरी। सीधा प्रश्न यहाँ से छपेगा आपके। ये प्राइमरी के लिए था। अब हम पढ़ेंगे अपर प्राइमरी यानी कि मिडिल क्लास के लिए पढ़ेंगे, यानी कि 6 से लेकर के 8 तक का पढ़ेंगे। तो छठी क्लास से लेकर के 8वीं कक्षा के लिए। तो कम से कम प्रति कक्षा एक शिक्षक इस प्रकार होगा कि निम्नलिखित प्रत्येक के लिए कम से कम एक शिक्षक हो। एक तो विज्ञान और गणित के लिए प्रत्येक शिक्षक पढ़ेंगे, सामाजिक अध्ययन के लिए प्रत्येक शिक्षक पढ़ेंगे, भाषा के लिए प्रत्येक शिक्षक पढ़ेंगे, और प्रत्येक 35 बालकों के लिए कम से कम एक टीचर है वो होगा ही होगा। ठीक है, लेकिन जहां 100 से अधिक बालकों को प्रवेश दिया गया है तो वहां पे एक पूर्णकालिक प्रधानाध्यापक, निम्नलिखित के लिए अंशकालिक शिक्षक होंगे। जैसे कला के लिए इनमें क्या सिर्फ अंशकालिक शिक्षक होंगे, किसके लिए, कला के लिए, स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा के लिए, और कार्य अनुभव शिक्षा के लिए अंशकालिक शिक्षक होंगे। और इसके पश्चात में भवन की बात करेंगे तो मानक सभी मौसम वाले भवन जिसमें निम्नलिखित होंगे। प्रत्येक शिक्षक के लिए कम से कम एक कक्षा और एक कार्यालय, सह भंडार, सह प्रधान, अध्यापक कक्ष होगा, और बाधा मुक्त पहुंच होनी चाहिए वहां पे। लड़के और लड़कियों के लिए अलग अलग शौचालय होने चाहिए, बॉयज गर्ल्स के लिए। सभी बालकों के लिए सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल सुविधा होनी चाहिए। जहां दोपहर का भोजन विद्यालय में पकाया जाता है वहां पे एक रसोई घर होना चाहिए, टीन शेड होना चाहिए, खेल का सामान होना चाहिए, और सीमा दीवार या बाढ़ के द्वारा सीमा या बाढ़, जो बाढ़ कहते हैं, बाढ़ करते हैं, सीमा दीवार या बाढ़ के द्वारा विद्यालय भवन की सुरक्षा होनी चाहिए। जैसे कोई विद्यालय है उसकी चारदीवारी कर देते हैं ताकि उसके अंदर आवारा पशु इत्यादि न घुस सके। और इसके बाद में एक शैक्षिक वर्ष में कार्य दिवस या शिक्षण घंटों की न्यूनतम संख्या, ये बहुत बार प्रश्न आता है, बहुत ही बार आता है। देखिए कक्षा प्राइमरी है, कक्षा 1 से लेकर 5 तक तो क्या है, 200 कार्य दिवस, 800 शिक्षण घंटे प्रति शैक्षणिक कार्य के अंदर है। और 6 से 8 तक पढ़ेंगे तो उसमें क्या 220 कार्य दिवस और 1000 शिक्षण घंटे इसके अंदर प्रावधान इसमें मिलता है प्रति शैक्षणिक कार्य के अंदर। ये इंपॉर्टेंट यूनिट है। शिक्षण के लिए प्रति सप्ताह कार्य घंटों की न्यूनतम संख्या, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 45 शिक्षण घंटे, जिसके अंतर्गत तैयारी के घंटे भी इसके अंदर ही इसमें शामिल कर दिए गए हैं। और अध्यापन शिक्षण का उपकरण प्रत्येक कक्षा के लिए अपेक्षानुसार उपलब्ध हो करवाए जाएंगे टीचिंग के लिए। और पुस्तकालय लाइब्रेरी पढ़ेंगे तो प्रत्येक विद्यालय में एक लाइब्रेरी होगी जिसमें समाचार पत्र, पत्रिकाएं, सभी विषयों पे पुस्तकें, जिसके अंतर्गत कहानी की पुस्तकें बच्चों के लिए भी शामिल है। और खेल सामग्री, खेल और क्रीड़ा उपकरण प्रत्येक कक्षा की अपेक्षानुसार उनको उपलब्ध करवाए जाएंगे। और अब है MHRD, मानव संसाधन विकास मंत्रालय की बात करेंगे के द्वारा प्रेस जो नोट जारी किया गया था, MHRD के द्वारा प्रेस नोट 9 फरवरी 2017 को जारी किया गया, जिसके अनुसार छात्र शिक्षक अनुपात क्या होगा, अभी देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। प्राथमिक स्तर के ऊपर कितना दिया है, 30:1 दिया है। और अपर प्राइमरी की बात करेंगे तो 35:1 दिया है। और सेकेंडरी के ऊपर दिया गया कितना, 30:1 दिया गया है। सेकेंडरी के ऊपर सेम आ जाएगा यहाँ पे। नोट वर्ष 2022 में केंद्र सरकार के द्वारा धारा 20 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अनुसूची विद्यालय के मान और मानक में संशोधन किया गया है, जिसके तहत हम पढ़ेंगे तो दिव्यांग बच्चों के लिए विशेष शिक्षक की संख्या कक्षा 5 तक पढ़ेंगे तो 10 दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए एक टीचर है। दिव्यांग बच्चों की बात करेंगे तो यहाँ पे 10 दिव्यांग बच्चों के लिए एक टीचर, एक विशेष शिक्षक होगा। जबकि मिडिल क्लास की बात करूंगा, 6 से लेकर के 8 तक की बात करेंगे तो उसमें क्या है, 15 दिव्यांग बच्चों के लिए एक विशेष शिक्षक की आवश्यकता उन्होंने बताई है। तो ये भी बहुत अपडेट है, देख लेना। तो दोनों क्लासें मैंने करवा दी है, आरटी के पार्ट फर्स्ट हो गया, आरटी का पार्ट 2 हो गया, दोनों पार्ट करवा दिए। अब इसके क्वेश्चन किस प्रकार के बन सकते हैं, साथ ही साथ हम इसके अब अगली क्लास के अंदर है मैं इसके लाइव एमसीक्यू लेके आऊंगा। साथ साथ पिछला जो पेपर हुआ ग्रेड फर्स्ट का या ग्रेड थर्ड के अंदर, इसके कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे वो पीवाईक्यू भी लेके आएंगे, ताकि आपको क्वेश्चन का पैटर्न जो फॉर्मेट है पता चल सके। क्लास का कंटेंट कैसा लगे, रिव्यू, व्यू और कमेंट का इंतजार रहेगा। थैंक यू।